Good morning, students. As in the last video, we have studied about ionic or electrovalent bond. During the formation of ionic bond, in the first step, ionization energy is required. I am only recapitulating the topic so that to continue correlate with today's topic. Ionization energy is the amount of energy required to lose loosely bound electron from the outermost shell of isolated gaseous atom so as to form cation. In the second step, we have studied about electron gain enthalpy, in which there is a release of energy during gain of electron by an isolated gaseous atom so as to convert it into anion. तो इसमें हमने anion formation देखा, इसमें हमने cation formation देखा, and in the third step, lattice energy, that is the force of attraction between oppositely charged ions so as to form 1 mole of ionic bond. At that time, the amount of energy released is called lattice energy. So lattice energy is the amount of energy released when there is attraction between oppositely charged ions to form 1 mole of ionic compound. उसके बाद हमने आज जो करना है वो क्या करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, ये आज हमारा आज का एम है इसको पढ़ने का. इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनिक बॉन्ड. हाउ? लाइक फर्स्ट एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में अंदर क्या है, लाइक हमारे पास दो एटम्स हैं, एक का साइज स्मॉल है, दूसरे का साइज लार्ज है. जो लार्जर एटम है उसका ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा आउटर मोस्ट शेल में और न्यूक्लियस में, ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई. बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकल सकता है. जितनी जल्दी बाहर निकलेगा केटाइन उतना ही जल्दी फॉर्म होगा, और जितना जल्दी केटाइन फॉर्म होगा उतना ही जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे. तो एज कंपेयर टू अगर हम दो एटम्स लिए, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे वाले क्या साइज छोटा होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा कि केटाइन जल्दी, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी नहीं लूज होता लिथियम के केस में तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा. तो लार्जर केटाइन. और अगर एनाइन की केस की बात करें, एनाइन जितना स्मॉलर होगा उतना जल्दी एनाइन बनेगा, और जितना एनाइन जल्दी बनेगा उतना ही वो आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनाने के लिए जो है रेडी रहेगा. इस तरह से अगर लार्जर केटाइन हो, स्मॉलर एनाइन हो, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ज्यादा बाहर क्या निकलेगी, लैटिस एनर्जी, और हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड. तो ये सारी चीजें आपस में इस तरह से रिलेटेड है. लार्जर केटाइन, स्मॉलर एनाइन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर लैटिस एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड. Another factor is ionization energy. तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वही बात, अगर साइज बड़ा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए क्या बनाने के लिए, केटाइन बनाने के लिए. तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 अलग अलग चार्जेस वाले केटाइन लें, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तो ये केटाइन बनाने की उनकी टेंडेंसी है. जितना कम चार्ज है उतना मतलब कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. देन चार्ज ऑन केटाइन सेम जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चार्ज जितना कम होगा उतना ही जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज लो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन. और एनाइन के केस में भी लो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन. यहाँ पे F नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, N के ऊपर 3 नेगेटिव, तो कम चार्ज जल्दी एनाइन फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक सुनी होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हमने जब लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था व्हाट इज द कॉज ऑफ के बॉन्ड बनता ही क्यों है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका एक मेन रीजन था. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, जाने कि ऑक्टेट कंप्लीट करना. और जितने नोबल गैसेज हैं, हीलियम को छोड़कर, हीलियम डुप्लेट पूरा करता है, तब भी हमने बात की, बाकी सब जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, वो सारे क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट में
8 पूरा करते हैं। तो जो केटाइंस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने की टेंडेंसी रखते हैं वो जल्दी बनते हैं, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन 288, और एक होती है कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होना, दैट इज कॉल्ड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस, ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये वाले जो केटाइन है ये जल्दी बनते हैं, और जो दो पॉजिटिव जो जिंक जैसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केटाइन्स इजीली नहीं बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी, ये यू से सिंबलाइज करते हैं, और इसका अगेन हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ा। वैसे तो इसके 2 डेफिनेशंस हैं। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को बनाते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, और अगर हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड लें और उसको उसके आयंस में तोड़ें तब भी तब तो एनर्जी चाहिए ना 1 मोल को तोड़ने के लिए, तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए उसे भी हम लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं। यानी कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो यू एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव, और जब कोई कंपाउंड टूटता है तो उसके लिए लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि तब एनर्जी चाहिए होती है। तो यू जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, आयोनिक चार्जेस के ऊपर। जितना हाई वैल्यू होगा लैटिस एनर्जी का उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिए है, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एक सोडियम क्लोराइड की। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इन दोनों में से ज्यादा ये स्टेबल है। क्यों ज्यादा ये स्टेबल है? एल्यूमिनियम ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है, यहाँ सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज स्मॉलर होता है। अगर स्मॉलर साइज होगा स्मॉलर केटाइन होगा। मोर चार्ज ऑन केटाइन मोर इज द लैटिस एनर्जी एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। और हम ये भी कह सकते हैं स्मॉलर इज द केटाइन, मोर इज द चार्ज ऑन एलिमेंट जो मेटल है, और उसका उससे क्या हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी। दोनों में क्लोराइड कॉमन है, तो एनाइन कॉमन है और केटाइन डिफरेंट है। चार्ज ज्यादा होगा तो साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल होगा तो क्या बनेगा, दैट इज मोर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 2 कंपाउंड लिखे हैं, लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 10th में भी आपने पढ़े हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमने सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट फर्स्ट वाला उठाया लिथियम, दूसरा सीजियम उठाया, दोनों के क्लोराइड लिए, इसमें लिथियम आयन इसमें सीजियम आयन, दोनों का चार्ज सेम है। चार्ज सेम है लेकिन फर्क क्या है कि ये ज्यादा आयोनिक है, और ये जितना लार्जर इज द साइज ऑफ केटाइन लेसर इज यू, और लेसर इज आयोनिक नेचर, मोर इज कोवेलेंट नेचर। इस तरह से हमने कंपैरिजन जो सारे किए हैं वो केटाइंस को ध्यान में रख के, चाहे उनके साइजेस को चाहे उनके चार्जेस को, ये हैं सारे फैक्टर जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में फिजिकल स्टेट क्या है। दे आर हार्ड, क्रिस्टलाइन, ब्रिटल सॉलिड्स ड्यू टू व्हाई, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में होती हैं। देन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ionic compounds are isomorphous. Isomorphous, that is they have same number of electrons and same crystal structure. जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है, सिर्फ ऑपोजिट है। ये यहाँ पर चार्ज कितना है +1 और इस पे -1, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, आइसोमॉर्फस। तो जो अब और बात अगर देखें, ये सोडियम और फ्लोरीन ने मिलके कौन सा कंपाउंड बनाया, NaF। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ने क्या बनाया, MgO। तो मैग्नीशियम आयन और O के ऊपर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गई। तो ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या हुआ, दे आर आइसोमॉर्फस, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम कहते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है तो फिर नेचुरल है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी हाई। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है, देयर इज नो फ्री आयन, और इसी वजह से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इन द फ्यूज्ड स्टेट कौन सी होती है, जब उनको ही मेल्ट खुद किया होता है, यानी कि मोल्टन स्टेट, या फिर उनकी जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मींस जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए तो उनके अंदर फिर जो आयन जिनके वो बने होते हैं, दे आर नाउ फ्री टू मूव, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कम टू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में क्या है कि आयोनिक कंपाउंड्स अंडरगो आयोनिक रिएक्शन वेरी क्विकली, विद इन सेकेंड्स रिएक्शंस टेक प्लेस। जैसे ही हमने एक अगर बीकर में सोडियम क्लोराइड लिया, दूसरे बीकर में सिल्वर नाइट्रेट लिया, दोनों फटाफट रिएक्शन करेंगे और अल्टीमेटली सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, और उसमें आपको साफ साफ वो सोडियम क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी नजर आएंगे। तो ये सारे आयोनिक रिएक्शन बहुत तेजी से देते हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं आइसोमेरिज्म देते हैं? क्योंकि उनमें नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है और उनके जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर होने की वजह से, नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी का मतलब क्या है? दे आर हाईली सोलुबल इन वाटर। पानी में सोलुबल होने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमारे पास लॉ चलता है दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये लॉ हमने शुरू से पढ़ा है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या? एक जैसी नेचर की चीजें दूसरे में डिजॉल्व होती हैं। तो अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो वो एक पोलर कंपाउंड बन गया। अगर वो पोलर कंपाउंड बन गया तो उसमें हमने उसे पानी में जब डिजॉल्व करना है तो फिर वो क्या हो जाना है? पानी में डिजॉल्व होने के बाद पानी भी पोलर है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, Na के ऊपर, Cl के ऊपर नेगेटिव, और वाटर में क्या है? ये वाटर के ऊपर O के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, तो दिस इज ऑल्सो पोलर। दोनों पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। एक रीजन। दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर एक खास चीज है जो बाकी सॉल्वेंट्स में नहीं होती है। वो क्या है? उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कौन सा फिजिकल फैक्टर है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है विच कट्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। हम कहते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक डाला, उसको अच्छे से डिसॉल्व किया, तो उसके क्या बन गए? आयंस बन गए। हम थोड़ी देर बाद उस ग्लास को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, दोबारा उस ग्लास के अंदर के पानी को हम चक्के देखते हैं, क्या वो सोडियम क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा? नो। तो क्यों नहीं बैठा? हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर बीच में आयंस बने, सोडियम आयन बने, क्लोराइड आयन बने, वो तो ऑपोजिटली चार्ज आयन थे, वो दोबारा क्यों नहीं मिक्स हुए? रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ आयंस का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आंसर ये है कि वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल फैक्टर है विच कट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो ये क्या करता है कि सोडियम आयन बना पानी के अंदर, जैसे ही डाला हमने सोडियम क्लोराइड को, क्लोराइड आयन बना। सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन सच अ वे कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो सोडियम की तरफ रहेगा। सिमिलरली क्लोराइड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें से जो पॉजिटिव पार्ट है जैसे कि हाइड्रोजन, वो इसकी तरफ रहेगा। इस तरह से इन दोनों आयंस को सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। नाउ सोडियम आयन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ सोडियम आयन की भी हाइड्रेशन हुई है, क्लोराइड आयन की भी हाइड्रेशन हुई है, और हाइड्रेशन होते हुए जब हाइड्रेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन डू नॉट अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, और दोबारा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत पानी में सोलुबल होते हैं। तो पानी में सोलुबल होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक हमने अभी वर्ड पढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। अनदर इज लैटिस एनर्जी। तो लार्जर इज द लैटिस एनर्जी, लेसर इज सोलुबिलिटी। क्योंकि अगर चीज ज्यादा ही हार्ड होगी, अगर हम कहें कि हमारे पास मिश्री का एक ढेरा है, बहुत बड़ा लंप है, और एक तरफ चीनी है, तो दोनों में से जल्दी पानी में कौन सोलुबल होगा? ऑब्वियस है जो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ना कि मिश्री का बहुत बड़ा लंप।
तो इसलिए जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसकी सोलबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेटिस एनर्जी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या है, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही वो पानी के अंदर सोलबिलिटी ज्यादा होगी। तो दीज टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोलबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपको मैं करवाने जा रही हूं बॉर्न हेबर साइकिल, जिसमें सारी चीजें मिक्स हो गई। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बॉर्न हेबर साइकिल साइंटिस्ट बॉर्न और हेबर ने निकाला था टू कैलकुलेट एनर्जी चेंजेस। डेल्टा एच का वैल्यू निकालना, डेल्टा एच इज द सिंबल ऑफ एनर्जी चेंज। तो कैसे निकालना है, ये एक डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है। पहले हमने सोडियम लिया सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन लिया गैसियस स्टेट में, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। इस रिएक्शन को होने के लिए, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, होने के लिए क्या निकालना है, डेल्टा एच एफ, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी है। और इनडायरेक्ट रास्ते में हुआ क्या क्या, तो रास्ते में कौन कौन से चेंजेस कैसे कैसे आए, उस सारे को खोल के पढ़ना, दैट इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। उन स्टेप्स में से भी अल्टीमेटली हम क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड ही बनाएंगे। यहां डायरेक्ट बनाया और इस सारे रास्ते से क्या बनाने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट। कैसे, पहले स्टेप में सोडियम सॉलिड स्टेट से किस में आया, गैसियस स्टेट में। इसमें क्या लगा, ये एस लिखा है। व्हाट इज दिस एस, एस स्टैंड्स फॉर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। फिर जब वो सोडियम एटम अपनी गैसियस स्टेट में आ गया, तो अब उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है। और इस काम के लिए उसे क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, आयन बनेगा, केटाइन बनेगा। फिर क्लोरीन जो गैसियस स्टेट में है, हमें तो सिर्फ क्लोरीन का एक ही एटम चाहिए, तो पहले वो Cl2 किस में कन्वर्ट होगा, Cl में। कैसे, ये D हमने हाफ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी हाफ है बैलेंसिंग के लिए। तो D फॉर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज D। अब Cl गैसियस स्टेट में आ गया क्लोरीन, और गैसियस स्टेट्स में एनाइन में कन्वर्ट होने के लिए अब उसे क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ा। अब ये दोनों आयन बन गए, गैसियस स्टेट में आ गए। अब दोनों आयन्स केटाइन और एनाइन इकट्ठे होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं Cu को। तो इस तरह से हमने यहाँ 5 तरह की एनर्जी पढ़ी स्टेप वाइज में। सब्लिमेशन जो रिक्वायर्ड है सॉलिड को गैस बनाने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है गैस को केटाइन गैस में बनाने के लिए, और ये डी जो कि मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ने के लिए चाहिए, और इस एटम को फिर इसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और ये यू लैटिस एनर्जी जो आयन्स को जोड़ते टाइम रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। अब नीचे हमने सारे को इकट्ठा करके कैसे लिखा, यानी कि जो डायरेक्ट स्टेप में डेल्टा एच एफ है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डी प्लस, आगे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है इसलिए ये माइनस है। ये माइनस का मतलब क्या है, रिलीज हो रही है। देन यू ऑल्सो इज रिलीज, इसलिए माइनस लिखा। जितनी नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच एफ की ज्यादा होगी उतनी उस कंपाउंड की, जो आयोनिक कंपाउंड लास्ट में बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आई थिंक सो कि बॉर्न हेबर साइकिल से आपको डेल्टा एच एफ जो डायरेक्टली बताया और इनडायरेक्टली बताया दोनों क्लियर हो गए हैं। विद दिस जो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है दैट इज ऑल्सो ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।